नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जल का शुद्धिकरण घरेलू स्तर पर, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक लेवल। जैसा कि हम सब जानते हैं, जल जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। शरीर की बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वच्छता के लिए जल आवश्यक है। जैसे वस्त्र धोना, नहाना, भोजन पकाना, शौचालय, पशु पक्षियों को नहलाना, उनके पीने का पानी, कृषि कार्य जिसमें सब्जियां, अनाजों का उत्पादन आदि हर कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। किंतु पीने के लिए शुद्ध और सुरक्षित जल का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है, उत्तम रह सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम 100% लोगों को सुरक्षित जल पीने हेतु उपलब्ध करवा दें तो 50% रोग स्वतः ही कम हो जाते हैं। अर्थात यदि हम सभी जनों को स्वच्छ जल या शुद्ध पेयजल अगर हम उपलब्ध करवा दें तो जो जितने भी रोग हैं वो हमारे कम हो सकते हैं, लगभग आधे हो सकते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम रोग हैं वो आपके वाटर बॉर्न हैं, जैसे हैजा जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं, पेचिश जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं, कृमि रोग यानी जिसमें वर्म्स हो जाते हैं, टेप वर्म होते हैं और भी विभिन्न प्रकार के जो कीड़े हम कहते हैं पेट में हो जाते हैं, वो रोग नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि 100% शुद्ध जल प्राप्त होना प्राकृतिक तौर पे तो असंभव है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। व्यावसायिक हम घरेलू शुद्धिकरण की, घरेलू स्तर पर जल के शुद्धिकरण की यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे एक सबसे कॉमन है उबालना। तो आप लोगों को मालूम है, हम सब जब बहुत जिस हैवी वाटर जहाँ पर होता है, भारी पानी होता है, वहाँ पर हम पानी को उबाल कर काम में लेते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि उबालने से उसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं, हानिकारक बैक्टीरियाज है, जीवाणु हैं, वो उसमें से नष्ट हो जाते हैं और ठोस पदार्थ भी कुछ उसमें नीचे तली में बैठ जाते हैं और ऊपर का जो पानी है उसको हम छानकर उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन और सबसे आसान विधि है उबालना। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध और स्वच्छ करने की यह सर्वोत्तम विधि है। इसके लिए पानी को साफ और सफ़ेद कपड़े से छानकर 5 से 10 मिनट तक किसी बड़े बर्तन में रखकर उबालते हैं। यहाँ तक कि इसे प्रेशर कुकर में भी 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबाला जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस तापमान पर सभी प्रकार के जीवाणु, स्पोर, कृमि के अंडे, लार्वा आदि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उबालने से जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, यानी जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अवशेष के रूप में नीचे बैठ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है। लेकिन इस उबले हुए पानी का स्वाद कुछ बदला हुआ होता है, तो समटाइम्स लोग उसको पसंद नहीं करते उबले हुए पानी को, पर यह एक सबसे अच्छी विधि है। उबला हुआ पानी शुद्ध और हानि रहित रहता है। उबालने के बाद पानी को उसी बर्तन में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरे बर्तन में उंडेलने से पानी के दूषित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि जिस पात्र में हम खाली कर रहे हैं वो पात्र स्वयं संक्रमित हो, और जिस पात्र में हमने पानी लिया है वो क्योंकि उबला है, गर्म हुआ है, तो उसके अगर उसमें बैक्टीरियाज हैं भी कोई हानिकारक तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम पानी को छानते हैं तो हम उसको हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े से ही छानें, क्योंकि जब हम उसको रंगीन कपड़े से छानते हैं तो हम सब जानते हैं कि जनरली जो कलर है वो केमिकल डाइज होती हैं, तो उसमें रासायनिक पदार्थों का समावेश होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमको प्रयास करें कि हम पानी छानने के लिए सफ़ेद मलमल के कपड़े का ही प्रयोग करें। दूसरी विधि है आसवन विधि, जिसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं, और इस प्रक्रिया में जल को वाष्पीकृत किया जाता है तथा वाष्पीकृत जल को पुनः ठंडा करके या कंडेंसेशन द्वारा पुनः जल में परिवर्तित कर दिया जाता है।
इस विधि का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ की शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता और उसकी आवश्यकता अधिक है, जैसे प्रयोगशाला में, समुद्री जहाज या द्वीप में। यह जल भी स्वाद में रुचिकर नहीं होता क्योंकि इसमें घुली हुई गैसें विद्यमान नहीं रहती जो कि प्राकृतिक तौर पर जल में उपस्थित होती हैं। अतः वातित कर लेने से पानी पीने योग्य हो जाता है, यानी उसको कुछ समय तक यदि हम उसमें रखें सामान्य वातावरण में तो वो पानी पीने लायक हो सकता है। तो आसवन की विधि आप सबने अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी होगी, जिसमें हम जो कठोर जल होता है या जो भी अशुद्ध जल है उसको हम वाष्प में परिवर्तित करते हैं और उस वाष्प को वापस पानी में बदलकर उसको एकत्रित कर लिया जाता है। और ये भी पानी की सबसे शुद्ध अवस्था है, इसलिए इनको प्रयोगशाला में भी डिस्टिल वाटर जिसको हम कहते हैं, आपको बाज़ार में भी मिलता है। हम जाते हैं जितनी भी जो बड़ी ब्रांड्स है बिस्लरी की, और इसको ये डिस्टिल वाटर है कहने को, वो कहते हैं कि मिनरल वाटर है बट दे आर डिस्टिल वाटर। तीसरी विधि है निस्पंदन की या फिल्ट्रेशन की। तो घरेलू स्तर पर फिल्ट्रेशन या निस्पंदन के लिए विभिन्न प्रकार के फिल्टर या निस्पंदक प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे पाश्चर चैम्बरलैंड फिल्टर, बर्कफेल्ट फिल्टर और कैटाडिन फिल्टर। इसमें फिल्टर में विशेष प्रकार की चीनी मिट्टी की बनी हुई छड़ का उपयोग किया जाता है। यह छड़ अंदर से खोखली और छिद्रदार होती है। साधारण फिल्टर में एक के ऊपर एक बर्तन होते हैं। ऊपर वाले बर्तन में 2 या 3 छड़ें होती हैं जिनसे कि पानी छन छन कर नीचे वाले बर्तन में जमा होता रहता है। नीचे वाले बर्तन में एक नल लगा होता है जिसके माध्यम से जल को बाहर निकाला जा सकता है। पानी को निस्पंदित या फिल्टर करने के लिए से पूर्व बड़े बर्तन और छोटे बर्तन दोनों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। चीनी मिट्टी की छड़ को भी कठोर ब्रश से साबुन या सर्फ के साथ धो लेना चाहिए ताकि इसके छिद्र बंद न होने पाएं और पानी छनने का कार्य सरलता से हो सके। एक अच्छे फिल्टर में निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण है फिल्टर मजबूत और टिकाऊ धातु का होना चाहिए ताकि इसे सरलता से खोलकर आसानी से साफ किया जा सके। दूसरा, छड़ को 2 से 3 दिन बाद निकालकर कठोर ब्रश से साफ कर 10 मिनट तक पानी में उबाल लेना चाहिए ताकि इसके अंदर विद्यमान जीवाणु मर जाएं। इसी प्रकार से फिल्टर में 2 दिन से अधिक पानी संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए तथा इसकी सफाई अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार से कैटाडिन फिल्टर में छड़ पर चांदी के उत्प्रेरक से लेप किया जाता है जिससे कि जीवाणुओं का नाश चांदी के संपर्क में आते ही हो जाए। फिल्टर का जल अशुद्धियों से मुक्त, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल और पीने योग्य होता है तथा स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहता है। यहीं पर आजकल हम बात करें फिल्ट्रेशन की विधि पर ही आधारित हैं। जितने भी आपके वाटर फिल्टर या आरओ जो हैं वो भी फिल्ट्रेशन का ही कार्य करते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की छड़ें या छनन वस्त्र का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो केंट आरओ आपने नाम सुना होगा या आपने प्योरेट फिल्टर का नाम सुना होगा, जो कि बिजली की सहायता से नहीं चल के स्टेबल होता है, स्टैटिक होता है और उसमें वही 2 पात्र लगे होते हैं। ऊपर वाले में हम पानी डालते हैं, बीच में कार्बन का वो फिल्टर लगा रहता है और कार्बन के माध्यम से वो पानी शुद्ध होकर नीचे धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है और जिसको हम नल के माध्यम से निकाल देते हैं। तो जितने भी ये फिल्टर्स हैं, चाहे वो एक्वागार्ड हो, लिव प्योर हो या केंट हो, और भी आजकल बहुत सारे फिल्टर आपको दिखेंगे, तो ये सब इसी फिल्ट्रेशन विधि पर ही आधारित है और उन सब में अलग अलग प्रकार के फिल्टर या जिनको हम कैंडल्स कहते हैं, उन कैंडल्स के ऊपर बहुत महीन वस्त्र होता है जिसकी लगभग 500 से 1000 तहें होती है और उनसे वो पानी छन करके हमको प्राप्त होता है और शुद्ध होने के बाद में हम उसको पेयजल के रूप में उपयोग में कर पाते हैं। इसके बाद जो मेथड है वो है रासायनिक विसंक्रमण का, केमिकल डिसइंफेक्शन। तो रासायनिक विधि से भी जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। इसके लिए जिन रासायनिक पदार्थों का और विधि का प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग।
इसका रासायनिक सूत्र CaOClCl है, यानी CaOCl2। इसकी गंध क्लोरीन की उपस्थिति की वजह से तीव्र हो जाती है और यह एक शक्तिशाली ब्लीच होता है। आधा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर को आधा लीटर पानी में घोला जाता है और इस घोल में से 1 चम्मच घोल को 10 गैलन पानी में मिलाकर 10 से 12 घंटे तक रखने पर वह पानी शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो रासायनिक पदार्थ है वो है फिटकरी। ये भी बहुत कॉमन है और हम घरों में आपने देखा होगा कि हमारी माताएं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो घड़ों में पानी भरने के बाद में उसमें फिटकरी का टुकड़ा घुमा देती हैं। बहुत ज़्यादा फिटकरी तो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती है, लेकिन यदि हम फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर के उसको 5 से 7 बार यदि पानी में घुमा दें तो वो पर्याप्त है। और फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र वो होता है Al2SO4 जिसको हम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। प्रति गैलन जल में 4 ग्राम फिटकरी के हिसाब से मिलाकर 7 से 8 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात जल को छानकर काम में ला सकते हैं। तो फिटकरी घुमाने से क्या होता है, उसमें जितने भी हानिकारक जो ठोस पदार्थ हैं वो अवशेष के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, तले में बैठ जाते हैं। और उस पानी को यदि हम छान लेते हैं तो अवशेष जो है उसको हम छोड़ दें और बाकी का पानी हम छान करके पीने के काम में ले सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी के अलावा हम प्रयोग करते हैं क्लोरीन की गोलियों का भी। ये हैलोजन गोली के नाम से बाजार में उपलब्ध है। 1 ग्राम क्लोरीन की गोलियां 40 लीटर पानी के शोधन के लिए प्रयोग में ली जाती है। यानी यदि हम 1 ग्राम क्लोरीन लेते हैं तो उसके लिए 40 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए वो पर्याप्त है। क्लोरीन गोली को भी मटके में डालकर जल को शुद्ध किया जा सकता है, किंतु यह बहुत महंगी विधि है क्योंकि क्लोरीन की जो गोलियां हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं। क्लोरीन की गोलियों के अलावा इसको हम तरल क्लोरीन के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। तो तरल क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर से तैयार करते हैं और 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर को 20 लीटर पानी के साथ मिलाने से 5% क्लोरीन तरल प्राप्त होता है। यानी जो हमने ऊपर ब्लीचिंग पाउडर की बात की थी, दैट इज सेम एज लिक्विड क्लोरीन, और इसको हम एक सॉल्यूशन के रूप में बना के रखते हैं जिसको 5% का सॉल्यूशन हम कहते हैं कि 100 में 100 ml यदि पानी है तो उसमें 5 ml आपकी क्लोरीन रहेगी। उससे जो 5% वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, इसकी भी 1 चम्मच या 1 ढक्कन या 5 ml की मात्रा हम 100 लीटर में या 10 लीटर के अंदर हम उसमें डाल करके उसको अकॉर्डिंगली जितना भी आपका पानी उसके अकॉर्डिंग हम उसको डाइल्यूट रूप में उसको मिला देते हैं और पानी को शुद्ध कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन विधि है, वो है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा के नाम से आपने सुना होगा और गांव में आज भी उसका उपयोग किया जाता है। गांव में जो कुएं होते हैं उसके अंदर इस लाल दवा को डाल दिया जाता है। तो ये बाकी तो आपको बहुत नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन वो जल को शुद्ध कर देती है पोटेशियम परमैंगनेट। तो यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, इट इज़ अ ऑक्सीडेंट, और ये हैजे के कीटाणु और जीवाणु को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यानी कॉलेरा फैलाने वाले जितने भी कीटाणु और जीवाणु हैं वो इस पोटेशियम परमैंगनेट से नष्ट हो जाते हैं। तो 1 गैलन जल में 0.5 यानी आधा ग्राम यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, दैट इज़ इनफ। और ये डाल करके उस पानी को आप 6 से 8 घंटे तक छोड़ दीजिए और उसका फिर हम प्रयोग पीने में कर सकते हैं। हालांकि इससे जल का जो रंग है वो हल्का गुलाबी सा हो जाता है और रुचिकर नहीं है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारी को उस चीज़ की आदत नहीं, तो हमें वो जल अप्रिय सा लगता है। इसी प्रकार से उसमें थोड़ा सा रंग और गंध में भी उसमें रंग, गंध और स्वाद तीनों को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित कर देता है। तो मजबूरी में तो आपको काम में लेना ही पड़ता है, क्योंकि गांव में और कोई साधन नहीं है, वहाँ पेयजल लाइन नहीं है, सरकारी लाइनें नहीं मिलती, तो वहाँ कुओं का जल ही काम में लेते हैं। और उनके शुद्धिकरण के लिए हम इस लाल दवा का या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है चूना, जिसको हम लाइम बोलते हैं, और जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए 360 मिलीग्राम चूना 5 लीटर पानी को शुद्ध करता है और यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला विसंक्रमित पदार्थ है। चूना कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, जिससे अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट सतह पर यानी तले में बैठ जाता है
और शुद्ध जल हमको प्राप्त हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में तो वो जाकर के तली में बैठ जाएगा और उसको हम छान करके जो ऊपर का जितना भी पानी है उसको हम शुद्ध पेयजल के रूप में काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक और रासायनिक पदार्थ है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट द्वारा जल की स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की कठोरता को दूर किया जा सकता है। दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और जब ये अस्थायी कठोरता के साथ में जब इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगेन वो कली में बैठ जाता है और जो स्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिलकर क्रिया करता है और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि रासायनिक मेथड हैं जिनके माध्यम से हम उनको वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पारंपरिक कुछ अगर आप देखेंगे पानी को प्योरीफाई करने का, तो एक मेथड है 3 घड़ों द्वारा। तो इसमें 3 मटके एक दूसरे के ऊपर लगा दिए जाते हैं। इस विधि को कैसे प्रयोग में लाते हैं देखिए। घड़ों द्वारा पानी का शुद्धिकरण करना बहुत ही प्राचीन विधि है। इसमें 3 घड़ों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखा जाता है कि पानी छन छन कर नीचे वाले घड़े में जमा होता रहे। इसके लिए लकड़ी के एक तिकोने स्टैंड पर घड़ों को रख दिया जाता है। पहले तथा दूसरे घड़े में छिद्र बना दिया जाता है जिससे कि पानी छन छन कर नीचे वाले घड़े में टपकता रहता है। तो प्रथम से सेकंड में, सेकंड से लास्ट वाले में। प्रथम घड़े के पैंदे में बालू मिट्टी रखी जाती है ऊपर ही ऊपर वाले में, और इसमें अशुद्ध जल जिसे छानना होता है उसको डाल देते हैं। दूसरे घड़े में बालू और चारकोल डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं लकड़ी का कोयला। इस घड़े के पैंदे में भी छेद रहता है। तो बालू से पानी छन करके कोयले पर आता है या चारकोल पर आता है और चारकोल से वापस छन करके वो तीसरे घड़े में पहुंचता है। प्रथम घड़े से पानी छन छन कर दूसरे घड़े में और यहाँ से छनकर पानी तीसरे घड़े में पहुंचता है और यह जल पीने योग्य, स्वादिष्ट और हानि रहित होता है। तो हम ये कहते हैं ना कि पुराने जितने भी हमारे जो मेथड्स थे पुराने लोगों के, वो बहुत अच्छे थे और उपयोग में लेने लायक थे। हालांकि उसमें थोड़े व्यय साध्य थे या टाइम कंज्यूमिंग थे। तो अब हमारे ज़माने में तो अब अपन फिल्टर्स का या इनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में शुद्ध जल प्राप्त करने का ये सबसे बढ़िया तरीका था जिसमें कि जल के स्वाद में भी परिवर्तन नहीं आता और इवन जल स्वादिष्ट हो जाता है। तो इस विधि से जल 3 घड़ों की विधि द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। एक विधि और है जिसको अभी भी अब काम में लेते हैं, वो है मलमल के कपड़े से जल को छानना, मसलिन क्लॉथ जिसे हम कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू मसलिन क्लॉथ। आप लोगों ने स्कूल में चुन्नियाँ पहनी होंगी, वाइट कलर की चुन्नियाँ जो आती थी वो मलमल के कपड़े की बनी होती है। बहुत फाइन कपड़ा होता है, पतला कपड़ा होता है और मलमल के कपड़े भी एक तरह से फिल्टर का कार्य करता है। हालांकि यह विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे होकर बैक्टीरिया, विषाणु, कृमि के अंडे, लार्वा आदि आसानी से इसको पार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जल को हम नहाने, वस्त्र धोने आदि कार्य में उपयोग ले सकते हैं और पीने के पानी के लिए भी करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो लेयर्स हैं उसको आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो वो इस प्रकार से लेयर्स इस प्रकार से सेट हो जाती हैं कि एक हर लेयर के ऊपर कुछ न कुछ जो अशुद्धियाँ हैं वो आपकी छन जाती हैं और लास्ट में आप पानी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास और कोई विधि नहीं है वहाँ पर हम इस मलमल के कपड़े से पानी छान करके प्रयोग में ला सकते हैं। ये सारी विधियाँ हैं जल के घरेलू स्तर के शुद्धिकरण की। तो इसी के साथ में आपका ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।